So, a very good evening to all of you. Today we will be moving on to the final topic of subunit B in the cellular organization, that is cytoskeleton. तो साइटोस्केलेटन को अपन डिटेल में देखेंगे. इसके अलावा अपन सारी ऑर्गेनेलीज कर चुके हैं. उनके अंदर प्रोटीन टारगेटिंग कैसे होती है, क्या क्या सीक्वेंसेस इंपॉर्टेंट होते हैं, किस तरीके से होती है, कौन से रिसेप्टर्स होते हैं, कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, उसके अलावा कौन से जीटीपी प्रोटीन्स होते हैं. तो ये सब इंपॉर्टेंट है. इस यूनिट से मोस्टली जो क्वेश्चन होते हैं वो एक्सपेरिमेंटल बेस्ड होते हैं. आपको कोई एक्सपेरिमेंट दिया होगा, आपको पूछेंगे ये चीज़ करने पर क्या होगा, ये चीज़ करने पर क्या होगा. तो उस चीज़ को समझने के लिए पहले आपको प्रोटीन्स का वर्किंग पता होनी चाहिए कि वो है क्या, किस चीज़ से बने हुए हैं, क्या उसमें हाइड्रोफोबिक अरेंजमेंट है, हाइड्रोफिलिक है, कुछ फॉस्फोरिलेशन की साइट्स हैं या नहीं है. ये सब पता होने के बाद ही आप जो स्पेसिफिक टारगेट दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में वो आप अचीव कर सकते हैं. तो इसमें कंसेप्ट है मेन, आपको कंसेप्ट याद होना चाहिए तो आप इसके क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं. नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते हैं. बहुत स्कोरिंग है, अगर आपको आता है तो आपके 4 नंबर फ्री के हैं इसमें से. तो एक बेसिक स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होता है आपके CSIR को टारगेट करने का. तो वो ये होता है कि आप यूनिट्स जो हैं उनको डिवाइड कर लो कि कितने क्वेश्चंस आपको करने हैं उसमें से. तो जैसे मैं कराऊंगा वो है 1 यूनिट, 2nd यूनिट, 3 यूनिट, 4th, 5th, 6th, 8th, 10th एंड 13th. ये यूनिट्स मैं कराऊंगा और कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स. तो फर्स्ट यूनिट से आपको 3 क्वेश्चन टारगेट करने हैं. 2nd यूनिट से आपको सिर्फ 2 क्वेश्चन टारगेट करने हैं. तो आप इतना पढ़ो इन 5 सब यूनिट्स में से कि आप 2 मिनिमम कर सको. इससे ज़्यादा करोगे तो आपको बोनस मिलेगा. 3rd यूनिट से भी आपको 2 करने हैं. थोड़े से हार्ड क्वेश्चन आते हैं. 4th यूनिट से भी 2 करने हैं, कोई बात नहीं. 5th यूनिट से 3 करने हैं आपको. अपन इतना कर लेंगे कि आप 3 क्वेश्चन ईजिली कर सको. 6th यूनिट में से भी आपको 3 करने हैं. 8th में से भी आपको 3 से 4 करने हैं. 10th में भी आपको 4 करने हैं, ये मान के चलो आप. और 13th में अगेन आप 3 करोगे. एक्स्ट्रा टॉपिक में से आपको 1 क्वेश्चन चाहिए. तो कितने क्वेश्चन हो गए टोटल? 3, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 और 1 27. कितने करने होते हैं पार्ट सी में से? 25. कौन से 2 क्वेश्चन आप कम कर सकते हो इसमें से? वो है 5th में से 1. यहाँ 2 कर लो आप, तो 26 हो गए. एक और क्वेश्चन जो आप कम कर सकते हो वो 13th यूनिट में से, इसमें से कम कर सकते हो आप. ये आए या नहीं आए ये आपको कंसिडर करना है. तो इस तरीके से आप 25 क्वेश्चन टारगेट करोगे. तो आपको पूरी यूनिट पढ़नी है. उस पूरे यूनिट में से सिर्फ आपको 3 क्वेश्चन करने हैं. तो इतना कम आपको टारगेट करना है एग्जाम के अंदर, तो आप इजीली स्कोर कर सकते हो. रही बात कि कितनों में से 3 करने हैं, कि फर्स्ट यूनिट के कितने क्वेश्चन आते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 6 क्वेश्चन आते हैं. 2nd यूनिट में से भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं. 3rd यूनिट में से भी 6 क्वेश्चन आते हैं. 4th यूनिट में से थोड़े कम आते हैं, 4 मान लो आप. 5th यूनिट में से कम 8, 6 या 7 क्वेश्चन आते हैं. ध्यान रखना, 6 या 7 क्वेश्चन. 6th यूनिट में से आपको 4 मिलेंगे या फिर आपको 5 मिलेंगे, उनमें से 3 करने हैं आपको. 8th यूनिट में भी आपको अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, कम से कम 7 क्वेश्चन. 10th में भी कम से कम 7 क्वेश्चन. 13th में कम से कम 8 क्वेश्चंस आपको करने हैं, और एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो भी हैं वो जो भी आते हैं. तो इतने में से आपको सिर्फ इतना करना है. तो आप अगर पूरी यूनिट करोगे तो आप डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को टारगेट कर सकते हो. 3, 2, 2, 2, और इस तरीके से आपको डिवाइड करके चलना है. तो अगर ये चीज़ आप अचीव कर लोगे एग्ज़ाम से पहले, ये चीज़ आप मन में बिठा लोगे कि मेरे को ज़्यादा नहीं करना है, कम ही करने हैं, उस मेंटालिटी के साथ जाओगे कि अपन को ज़्यादा नहीं करना है एग्ज़ाम में. सिर्फ 25 क्वेश्चन हैं, उन 25 को अपन ने डिवाइड कर दिया है. आपको पूरा जो बर्डन है 1 यूनिट का या फिर पूरे सिलेबस का जो बर्डन है उसको आपको इस तरीके से डिवाइड करके एग्ज़ाम में जाना है. ठीक है गाइस, इस चीज़ को आज से ही याद रखना. आपकी जितनी कैपेबिलिटी है आप उतने क्वेश्चंस लिख सकते हो, 3, 2 के अलावा. ये मैंने बताए हैं कि इतने मिनिमम आपको करने चाहिए. जो यूनिट आपको अच्छी नहीं लगती उसके क्वेश्चंस आप कम कर दो, जो ज़्यादा अच्छी लगती है उसको ज़्यादा कर दो. तो अगर आपने ये अचीव कर लिया तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्लियर करोगे, फिर कोई 2 राय नहीं है उसके अंदर. और अपन सिर्फ पार्ट सी को टारगेट कर रहे हैं. यहाँ पे पार्ट बी बच गया है. पार्ट बी में आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन करने हैं. 10 से 20 क्वेश्चन करने हैं आउट ऑफ 35. पार्ट ए में आगे जितने हो सके उतने करो. यूनिट 8 में कम करोगे. देखो यूनिट 8 जेनेटिक्स है, बहुत ईजी आती है.
और क्वेश्चंस उसकी हाँ थोड़े से टिपिकल होते हैं, बट आप टारगेट कर सकते हो क्योंकि वैरायटी इतनी होती है क्वेश्चंस की, तो आप 4 आराम से कर सकते हो, 3 कर लो, 3 कर दो बस, 3 से कम नहीं। तो ये अपना ये जो क्वेश्चन का शेड्यूल है, ये इसको आप लिख के रखा करो, सामने चिपका लो दीवार पे जहाँ पे पढ़ रहे हो, आपको पता होगी अपन जो यूनिट कर रहे हैं उसमें से कितना लेना है अपन को। ओके, सो ये था आपका कुछ जनरल नॉलेज, एग्जाम ट्रिप्स एंड ट्रिक्स। अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम है साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन एक्चुअली जो आपका स्केलेटन सिस्टम होता है बॉडी का, वो बोन से बना हुआ होता है। बोन्स रिजिड स्ट्रक्चर्स होते हैं, हॉलो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनके अंदर कुछ फ्लूइड्स वगैरह होते हैं और काफ़ी सारी और भी चीज़ें होती हैं। बोन डेंसिटी, बोन जो है आपकी कैल्शियम से बनी होती है मोस्टली, बहुत रिजिड स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है आपकी बॉडी को। आज आपके 2 हाथ, 2 पैर, एक सिर, गर्दन, ये जो सब हैं ये सब दिख क्यों रहे हैं? क्योंकि ये सब बोन्स ने अरेंजमेंट किया है, इसलिए आपको सही सही दिख रहा है। अब एक सेल को उस पर्टिकुलर शेप में आने के लिए जो होती है उसकी, जो कि आप कह सकते हो कि एक क्यूबॉइडल शेप है, उसमें उसको अचीव करने के लिए इसके अंदर भी कुछ ना कुछ बोन जैसा स्ट्रक्चर होना चाहिए जो उसको रिजिड रखे, उसको स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी दे, जिससे कि वो शेप एंड साइज मेंटेन रहे। वो आपका होता है साइटोस्केलेटन, मतलब एक सेल का स्केलेटन। तो सेल का स्केलेटन जो है वो कुछ प्रोटीन से बनता है जो उसके अंदर हेल्प करती हैं। तो अब ये साइटोस्केलेटन जो है, जैसे मैंने बताया, स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा। ये 3 चीज़ों से बना हुआ होता है साइटोस्केलेटन। एक होता है माइक्रोट्यूब्यूल, नाम से समझ में आ रहा है, ट्यूब्यूल, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूब्स। ट्यूब्स कैसी होती हैं? हॉलो होती हैं। पानी का पाइप देखा होगा आपने, पानी का पाइप जो है वो हॉलो होता है, अंदर से खोखला होता है वो। तो सेम चीज़ ट्यूब्स की होती है। तो ये जो ट्यूब है बनती अलग अलग चीज़ों से है, बट ये हमेशा बहुत लंबे होते हैं, हॉलो होते हैं और अनब्रांच्ड होते हैं। ये ध्यान रखना, अनब्रांच्ड। माइक्रोट्यूब्यूल्स कभी भी ब्रांचिंग नहीं करते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स ब्रांचिंग कर सकते हैं बट माइक्रोट्यूब्यूल्स नहीं करेंगे। क्वेश्चन में अगर बहुत बड़ा स्टेटमेंट या फिर ABCD 4 स्टेटमेंट दिए हों, उसमें कहीं ना कहीं देख लेना आप, माइक्रोट्यूब्यूल के बारे में लिखा होगा और उसमें अनब्रांच्ड होगा। आपको याद नहीं आएगा, आपको लगेगा हाँ, आप फ्लो में पढ़ते जाएंगे लॉन्ग हॉलो ब्रांच्ड कंपोज ऑफ ट्यूबुलिन, हाँ सही है, तो वहाँ पे आप गलती कर देते हो। तो एक एक वर्ड को पढ़ के अच्छे से क्वेश्चन किया करो। गलती की गुंजाइश बहुत कम है एग्ज़ाम में क्लियर करने के लिए, इसलिए हर चीज़ को ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं वो हॉलो होती हैं, ट्यूबुलिन से बनी होती है। ट्यूबुलिन इसकी एक कह सकते हो फंडामेंटल यूनिट है, आगे देखेंगे अपन। नेक्स्ट है माइक्रोफिलामेंट। तो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, अब नाम से आपको समझ में आ रहा है फिलामेंट। फिलामेंट कैसे होते हैं? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। ये सॉलिड होते हैं, थिन होते हैं और ब्रांचिंग कर सकते हैं ये। तो सॉलिड क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंदर कोई हॉलोनेस नहीं होती है, एक चेन होती है, दूसरी चेन से इंटरवाइंड होती है और आपका माइक्रोफिलामेंट बन जाता है। तो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक होता है इंटरमीडिएट फिलामेंट, ये भी फिलामेंट की तरह होते हैं, बट इनको अपन इंटरमीडिएट फिलामेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब आप इनकी साइज़ कंपेयर करोगे तो माइक्रोट्यूब्यूल बहुत बड़े होते हैं, साइज़ कैन वेरी अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 20 नैनोमीटर के अराउंड इसकी साइज़ होती है, मतलब इस हॉलो स्ट्रक्चर की। माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं ये थोड़े से कम होते हैं, आई मीन ये अराउंड होते हैं 9 नैनोमीटर के अराउंड, क्योंकि बहुत कम हो गया इनके बीच में गैप, हॉलो नहीं है ये स्ट्रक्चर। और जो इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं इनकी जो साइज़ है वो अप्रॉक्सीमेटली 11 to 12 होती है नैनोमीटर। तो इस बेसिस पे इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट कहा गया है कि है तो फिलामेंट जैसे, बट इनकी जो साइज़ है वो ना तो माइक्रोट्यूब्यूल जैसी है ना वो माइक्रोफिलामेंट जैसी है, कहीं बीच में आ रही है। इसलिए जब इसकी नेमिंग दी गई तब इसको इंटरमीडिएट फिलामेंट बोला गया। ये भी टफ होते हैं, रॉप लाइक फाइबर्स होते हैं इसके अंदर। तो जो आपका मेन स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है वो इंटरमीडिएट फिलामेंट देते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल का मेन रोल होता है ऑर्गेनेलीज का मूवमेंट करवाना, या फिर जो वेसिकल्स फॉर्म हो रही थी गोल्जी से, आपको याद होगा, उन गोल्जी वेसिकल्स जो रिलीज़ हो रही हैं, जिसको कहीं फ्यूज़ करना है, किसी और मेम्ब्रेन से फ्यूज़ करना है या किसी ऑर्गेनेली से फ्यूज़ करना है, तो उनको मूवमेंट का एक जरिया चाहिए। जैसे रेलवे ट्रैक्स पे ट्रेन चलती है, सेम तरीके से आपके जो वेसिकल्स हैं वो माइक्रोट्यूब्यूल्स के ऊपर चलेंगे और अपने डेस्टिनेशन तक जाएंगे। तो एक आप कह सकते हो कि सॉर्टिंग स्टेशन हो गया आपका गोल्जी अपरेटस, वहाँ पे सॉर्टिंग होगी किसको कहाँ जाना है। फिर जो रेलवे ट्रैक्स होंगे अलग अलग, वो आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स होंगे जो
जिनके पास में कुछ प्रोटीन्स होंगे। अगर माइक्रोट्यूब्यूल मेरा ऐसा स्ट्रक्चर है सिंपल, ये मान लो मेरा गोल्जी है, इस गोल्जी से इसको यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया पे मूवमेंट करना है, तो इसके ऊपर कुछ मोटर प्रोटीन्स होंगी। ये तो आपका माइक्रोट्यूब्यूल है, बट इसके ऊपर कुछ मोटर प्रोटीन्स होंगी जो इस वेसिकल की मूवमेंट में हेल्प करेगी। तो ये वेसिकल रोल होते हुए यहाँ चली जाएगी, इससे फ्यूज़ हो जाएगी और अपना एक्शन करेगी। तो माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं वेसिकल्स की। माइक्रोफिलामेंट अगेन इनके पास में कुछ मोटर प्रोटीन्स होती हैं जो मूवमेंट में हेल्प करती हैं। अगेन इनका अलग अलग मूवमेंट होता है, कुछ का गोल्जी से टारगेट की तरफ होता है, कुछ का टारगेट से गोल्जी की तरफ होता है, कुछ का न्यूक्लियस से मेम्ब्रेन की तरफ होता है, कुछ का मेम्ब्रेन से न्यूक्लियस की तरफ होता है। ये अपन आगे देखेंगे। फिर आते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। इनमें कोई मोटर प्रोटीन्स नहीं होती, इसलिए मूवमेंट में हेल्प नहीं करने के बजाय आपके स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इंटरमीडिएट फिलामेंट जो हैं ये पॉलीमर होते हैं प्रोटीन के। तो प्रोटीन की कुछ सब यूनिट्स होती हैं। जैसे प्रोटीन क्या होता है आपका, एक अल्फा हेलिक्स बन गया, दूसरा अल्फा हेलिक्स उसके साथ ज्वाइन हो जाएगा, फिर ये दो अल्फा हेलिक्स एक दूसरे अल्फा हेलिक्स के साथ जुड़ जाएंगे, फिर आपका टेट्रामर बनेगा, फिर आपका ऑक्टामर बनेगा। ऐसे करके एक रिजिड पॉलीमर सब यूनिट्स जो हैं वो वीक इंट्रैक्शंस नॉन कोवलेंट बॉन्ड से एक दूसरे के साथ वाइंड होंगे और आपको इंटरमीडिएट फिलामेंट देंगे जो कि काफ़ी टफ होते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो मेजर फंक्शन जैसे मैंने बताया कि ऑर्गेनेली की पोजीशनिंग करना सेल के अंदर, नेटवर्क ऑफ ट्रैक्स फॉर मूवमेंट ऑफ मटेरियल, जो भी कार्गो बनता है, जो भी वेसिकल्स बनती हैं उनके मूवमेंट के लिए होता है, सीलिया फ्लैजिला के लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेल डिवीज़न के टाइम जो आपका कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनता है वो भी माइक्रोफिलामेंट का होता है। तो काफ़ी सारे अलग अलग रोल्स होते हैं इसके साइटोस्केलेटन के, अपन आगे देखते हैं। सबसे पहले आपको एक बेसिक डायग्राम कि माइक्रोट्यूब्यूल जैसे मैंने बताया हॉलो होता है। इसके अंदर आप देख रहे हो कुछ डार्क ग्रीन और कुछ लाइट डार्क ब्लू एंड लाइट ब्लू कुछ ग्लोबुलर प्रोटीन्स है। ये ग्लोबुलर प्रोटीन्स है, सिंगल की बात कर रहा हूँ मैं, और ये दोनों एक के बाद एक अरेंज्ड होते हैं। एक होता है आपका अल्फा ट्यूबुलिन, एक होता है बीटा ट्यूबुलिन। तो ट्यूबुलिन जो है उसका डाइमर हमेशा प्रेजेंट रहता है। ये डाइमर एक चेन होती है अल्फा की, ये आपकी अल्फा की चेन है, ये आपकी बीटा की चेन है, देन अगेन अल्फा, देन अगेन बीटा। तो जो बीटा की चेन है यहाँ पे ये पॉजिटिव साइड होती है और ये जो है नेगेटिव साइड होती है। ये अरेंजमेंट आप याद रखना, पॉजिटिव नेगेटिव। बीटा विल ऑलवेज डिनोट दी पॉजिटिव एंड, अल्फा विल ऑलवेज डिनोट दी नेगेटिव एंड। तो जो ट्यूबुलिन है वो इसकी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होगी, इसके बेसिस पे ही आपको माइक्रोट्यूब्यूल का फॉर्मेशन होगा। और आप देख सकते हो कि एक अल्फा ट्यूबुलिन जो है वो खुद भी रोटेट हो रही है हेलिक्स की तरह, और उसके बाद में एक बीटा उसके अराउंड वापस रोटेट हो रही है। तो ये एक पूरा स्ट्रक्चर जो है वो हॉलो स्ट्रक्चर बनाता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये न्यूक्लियस है, इसके पास में ये जो फिलामेंट्स हैं, ये फिलामेंट्स जो हैं ये माइक्रोट्यूब्यूल के हैं, ये मूवमेंट में हेल्प कराते हैं कोई भी वेसिकल का। फिर अपन आते हैं दूसरा माइक्रोफिलामेंट पे। माइक्रोफिलामेंट जो है डबल हेलिक्स एक्टिन मोनोमर्स होते हैं, ये कुछ एक्टिन के मोनोमर्स हैं। ये अगेन आपका जो सेल है उसके बाउंड्री के ऊपर एसोसिएटेड है इस डायग्राम में। तो आप देख रहे हो कि माइक्रोविलाय होते हैं, ये माइक्रोविलाय हैं। माइक्रोविलाय के, क्योंकि माइक्रोविलाय का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चर है ऐसा, ये आया कैसे, ये मेंटेन किसने किया है, ये किया है आपके माइक्रोफिलामेंट्स ने। अगर माइक्रोफिलामेंट आप यहाँ से रिमूव कर दोगे तो ये स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा, आपको कोई माइक्रोविलाय नहीं मिलेगी। तो माइक्रोविलाय के लिए भी मोस्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं माइक्रोफिलामेंट्स। स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी देते हैं, अलॉन्ग विद दैट मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। लास्ट है आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, जिसके अंदर मैंने बताया कि प्रोटीन्स की सब यूनिट्स होती हैं, इंटरवाइंड होती हैं, एंड देन वो कुछ कॉम्प्लेक्सेस बनाती हैं, वो सब इंटरवाइंड होते हैं और एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देते हैं सेल को। तो सेल की जो शेप है ऐसी, इसको मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। डिटेल में चलते हैं वन बाय वन। माइक्रोट्यूब्यूल्स पे आते हैं पहले। इनके अंदर ग्लोबुलर प्रोटीन्स होती हैं जिनको अपन ट्यूबुलिन कहते हैं। ये ट्यूबुलिन जो है अल्फा बीटा का डाइमर होता है। ये डाइमर जो है ये फॉर्म करते हैं एक लंबी चेन, जिसके अंदर आपको अगेन अल्फा बीटा का अरेंजमेंट मिलेगा। इसको प्रोटोफिलामेंट कहते हैं। मैंने बताया बीटा होगा प्लस एंड की तरफ, अल्फा होगा माइनस एंड की तरफ। ये जो प्रोटोफिलामेंट्स हैं, ये काफ़ी सारे प्रोटोफिलामेंट्स सर्कुलराइज होंगे और एक के बाद एक अरेंज हो जाएंगे। सर्कुलराइज नहीं होंगे, यहाँ पे ये अरेंज, मतलब इनका जो अरेंजमेंट है प्रोटोफिलामेंट्स का वो कुछ सर्कुलराइज्ड वे में होगा। ये समझ पा रहे हो आप? ऐसे वो कुछ इस तरीके से बाइंड होंगे कि आपको पूरा एक ट्यूब दिखेगी, एक हॉलो स्ट्रक्चर दिखेगा उसके अराउंड। तो जो आपका पॉजिटिव एंड है जहाँ पे बीटा सब यूनिट्स हैं, और नेगेटिव एंड है जहाँ पे अल्फा सब यूनिट्स हैं।
ऐसे आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ओके गाइस, तो प्रोटोफिलामेंट्स जो हैं उसके अंदर अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन दोनों होते हैं। इट एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड ऑर्गेनाइजर, सर्व एज एन एजेंट ऑफ इंट्रासेलुलर मोटिलिटी। तो अंदर कोई भी मूवमेंट करना है वेसिकल का, वो माइक्रोट्यूब्यूल ही करेंगे। अब इसके साथ में मैंने बताया कि कोई भी सेल में मूवमेंट करवाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें भी ज़रूरी हैं, प्रोटीन्स जो मूव करते हों, उनको अपन मोटर प्रोटीन्स कहते हैं। जो माइक्रोट्यूब्यूल और जो माइक्रोफिलामेंट है उनके मोटर प्रोटीन्स होते हैं, इंटरमीडिएटरी फिलामेंट के नहीं होते हैं। तो माइक्रोट्यूब्यूल के जो मोटर प्रोटीन हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक का नाम है काइनेसिन और एक का नाम है डाइनिन। काइनेसिन और डाइनिन का स्ट्रक्चर जो ऑलमोस्ट सिमिलर है बट थोड़ा सा साइज में डिफरेंस है। काइनेसिन और डाइनेसिन दोनों के, डाइनिन के पास में हेड होता है, ग्लोबुलर हेड होता है और उसके कुछ टेल पोर्शन भी होता है। तो हेड जो है, जो आपका काइनेसिन है, पहले काइनेसिन को देखते हैं अपन। तो मोटर प्रोटीन्स क्या होती हैं? ये एसेसरी प्रोटीन्स हैं जो स्लाइड करती है माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर और फोर्स जनरेट करती है ऑर्गेनेली को मूव करने के लिए, इसलिए आपको मोटर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो काइनेसिन पे आते हैं। ये टेट्रामर होते हैं, 2 हैवी चेन के और 2 लाइट चेन के। तो 2 हैवी चेन और 2 लाइट चेन कौन सी होती हैं? ये वाली। तो आपको एक हैवी चेन मिलेगी और एक लाइट चेन मिलेगी। इस हैवी चेन लाइट चेन को कैसे डिस्टिंग्विश करोगे आप? यस गाइस, कोई किसी को पता है कैसे डिस्टिंग्विश करोगे आप हैवी चेन और लाइट चेन को? नहीं? ओके। तो जो ये आप पहले इसका स्ट्रक्चर देखो, इसके पास में एक हेड है, एक हेड रीजन है। यस, हैवी विद एटीपी एक्टिविटी। ओके, ये हेड रीजन जो है ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल के साथ एसोसिएटेड है। फिर इसके पास में एक लंबा स्टॉक है, वो स्टॉक लास्ट में जाके टेल से अटैच हो रहा है और वो टेल जो है वो इंटरेक्ट कर रही है कार्गो के साथ में। ये इसका एक जनरल स्ट्रक्चर है। अब इसके पास में ऑब्वियसली 2 नेक होंगी क्योंकि 2 अलग अलग सब यूनिट्स जो हैं वो बाउंड है। तो इसका जो हेड है, जो ग्लोबुलर हेड होता है, उसके वो जो पोर्शन होता है उधर वाला, वो आपका हैवी साइड होता है, हैवी चेन होती है। अब इसके अंदर भी 2 चेन है अल्फा बीटा की, इसके अंदर आई मीन नॉट अल्फा बीटा, इसके अंदर भी 2 चेन्स होती हैं हेलिक्स की और इसके अंदर भी 2 हेलिक्स की चेन होती है, इसलिए इसको अपन टेट्रामर कहते हैं। ओके, जो हैवी साइड है वो आपका हेड की तरफ है और जो लाइट साइड है वो आपका टेल की तरफ है। ये काइनेसिन का स्ट्रक्चर है, ध्यान देना। हेड बाइंड्स टू दी माइक्रोट्यूब्यूल एंड एक्ट एज एन एटीपी हाइड्रोलाइजिंग फोर्स जनरेटिंग इंजन। तो इंजन जो है वो आपका हेड होता है जो माइक्रोट्यूब्यूल के साथ एसोसिएटेड होता है। दे मूव अलॉन्ग दी माइक्रोट्यूब्यूल टूवर्ड्स देयर प्लस एंड एंड देयरफॉर सेड टू बी ए प्लस एंड डायरेक्टेड माइक्रोट्यूब्यूलर मोटर। तो प्लस एंड डायरेक्टेड माइक्रोट्यूब्यूलर मोटर का मतलब हो गया कि ये जो आपका माइक्रोट्यूब्यूल है ये इसका अल्फा साइड है जो कि माइनस है और ये आपका बीटा साइड है जो कि प्लस है। तो ये प्लस डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं कार्गो का, इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं प्लस एंड डायरेक्टेड माइक्रोट्यूब्यूलर मोटर, जो कि मूवमेंट जो है इसका वो प्लस की साइड चलेगा। तो ये स्ट्रक्चर क्लियर होगा गाइस? काइनेसिन का है ये स्ट्रक्चर, ध्यान रखना, दिस इज काइनेसिन। ओके, अब डाइनिन पे आते हैं अपन। डाइनिन का स्ट्रक्चर देखो आप, इसके अंदर एक ग्लोबुलर हेड है, उस हेड के नीचे भी एक स्टॉक है जो इंटरेक्ट करेगा आपके माइक्रोट्यूब्यूल से। फिर इसके अंदर एक स्टेम होता है, 2 स्टेम है इसमें भी। ये पूरा हैवी चेन है। हैवी चेन क्यों बोल रहे हैं इसको? कि अगेन इसके अंदर जो प्रोटीन्स हैं वो थोड़े हैवी इन वेट हैं। फिर एक स्टेम है और फिर ऊपर जाके कुछ लाइट चेन्स हैं। अब लाइट चेन यहाँ पे दिखा रखा है कार्गो से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है, बट ऐसा नहीं होता है। जो आपका डाइनिन है, ये डाइनिन है, पहली बात तो डाइनिन जो है वो बहुत छोटा होता है, वो डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है कार्गो से। उसको हेल्प करती हैं कुछ प्रोटीन्स या फिर कुछ प्रोटीन कॉम्प्लेक्स हेल्प करती हैं उसको कार्गो से अटैचमेंट करने के लिए। उन कॉम्प्लेक्सेस को अपन कहते हैं डायनेक्टिन कॉम्प्लेक्स। कैसा होता है दिखने में डायनेक्टिन कॉम्प्लेक्स? यहाँ देखो आप, ये आपका डाइनिन है, इतना सा डाइनिन होता है। इसके पास में ग्लोबुलर हेड है, कुछ स्टॉक है जो नीचे बाउंड है, दिख नहीं रहा यहाँ पे। पीछे एक टेल है पोर्शन में और इसके टेल के ऊपर भी एक छोटा हेड है जिसको अपन लाइट चेन कह रहे हैं। ये लाइट चेन इंटरेक्ट करता है डायनेक्टिन कॉम्प्लेक्स से। डायनेक्टिन कॉम्प्लेक्स जो है वो वेसिकल को बाइंड करता है। ये इसका इनडायरेक्ट आप कह सकते हो अटैचमेंट होता है। अब डायनेक्टिन कॉम्प्लेक्स में क्या क्या प्रोटीन्स आती हैं? स्पेक्ट्रिन, एंकायरिन, ARP1 फिलामेंट। तो ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये आपकी पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं।
वो इंट्रैक्शन में हेल्प करती है। डायनेक्टिन कॉम्प्लेक्स का जनरल सा यही नाम, ये मतलब है कि जो आपका डायनिन है वो डायरेक्टली एसोसिएट नहीं होता है वेसिकल से, उसको हेल्प चाहिए किसी और प्रोटीन्स की, उनको अपन डायनेक्टिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसके अंदर स्पेक्ट्रिन एंकायरिन भी आते हैं। ओके गाइज, ये क्लियर है सभी को? तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको जस्ट क्लैरिटी दिखाने के लिए कि क्या होता है डाइनिन का, बट एक्चुअल स्ट्रक्चर आपको ये याद रखना है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजिला, वेरी इंपॉर्टेंट। साइटोप्लाज्मिक डाइनिन मूव along mitochondria towards the polymer end. They do not directly interact with membrane bound cargo. They require an intertwining multi subunit complex, that is dynectin complex. तो ध्यान रहे यहाँ पे अपन ने बोला कि ये प्लस में मूवमेंट करेगा, जबकि डायनिन जो है वो माइनस में मूवमेंट करता है। नेगेटिव एंड डायरेक्टेड मूवमेंट होता है इसके अंदर। इस डायग्राम में आपको क्लियर होगा, ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल है और ये आपके काइनेसिन प्रोटीन्स हैं। काइनेसिन डायरेक्टली इसका जो टेल है वो वेसिकल या फिर कार्गो के साथ एसोसिएटेड है, और जो इसका हेड पोर्शन है ग्लोबुलर, वो आपका मूवमेंट कर रहा है माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर। एटीपी की हेल्प से ये मूवमेंट करता है, पहली बात, हमेशा एटीपी की रिक्वायरमेंट होगी। और दूसरी चीज़ प्लस एंड की तरफ चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट इज ऑन दिस साइड। तो माइनस एंड पे कौन था, अल्फा, इधर कौन है, बीटा ट्यूबुलिन। तो काइनेसिन का मूवमेंट क्लियर है सभी को। नेक्स्ट है इसका डाइनिन का मूवमेंट। डाइनिन हमेशा इसके ऑपोजिट चलता है, उल्टा चलता है। डाइनिन जो है इसके पास में स्टॉक है, ग्लोबुलर हेड है, कुछ डाइनिन है। डाइनिन डायनेक्टिन कॉम्प्लेक्स होगा जो वेसिकल के साथ एसोसिएटेड होगा और उसके मूवमेंट में हेल्प करेगा। अगेन इसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट इज टुवर्ड्स द माइनस एंड, अगेन विद द हेल्प ऑफ सम एटीपीस। ये हो गया डायनिन और काइनेसिन का। तो ये काइनेसिन को और डिटेल में डाइनिन को और डिटेल में दिखाया है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि माइक्रोट्यूब्यूल के साथ में हैवी चेन का हेड जो है वो कंबाइंड है। इंटरमीडिएट चेन्स भी हैं, लाइट चेन भी है। ध्यान देना, लाइट चेन यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्ट एसोसिएशन दिख रहा है आपको, बट आप इसको 3D में इमेजिन करोगे तो एक्चुअल एसोसिएशन आपका डायनेक्टिन कॉम्प्लेक्स का है, उसके साथ एसोसिएटेड है लाइट चेन। ओके, जिसके अंदर स्पेक्ट्रिन, एंकायरिन, ARF1 आ रहे हैं मोस्टली, और ये डायनेक्टिन कॉम्प्लेक्स में एक ये भी एक हिस्सा लेता है। ये एक एक्चुअल अदर ग्लोबुलर प्रोटीन होता है जो डायनेक्टिन कॉम्प्लेक्स का हिस्सा होता है। इसको अपन एक्चुअली डायनेक्टिन कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो हेल्प करता है डाइनिन मूवमेंट के अंदर। ये क्लियर है गाइस सभी को? ये सारे डायग्राम अच्छे से देख लेना, मूवमेंट वगैरह, क्या इसकी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन है, हेड वगैरह। तो इस डायग्राम में देखो आप, ये आपका मेन जो है सेंट्रियोल है। इस सेंट्रियोल से अगर मेरे को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ मूवमेंट करवाना है, सीक्रेटरी वेसिकल्स की तरफ मूवमेंट करवाना है, सीक्रेटरी वेसिकल्स जो हैं वो भी आपके प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जाएंगे। माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो अगेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ मूव कर रहा है। तो इन सब के मूवमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो है, यस, ये जो ब्लू कलर का है वो है काइनेसिन, ध्यान देना। तो काइनेसिन का काम क्या था, प्लस एंड डायरेक्टेड होता है वो, और प्लस एंड किधर होता है, इट इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी। तो मोस्टली जो मूवमेंट वेसिकल्स के होते हैं उनके अंदर काइनेसिन यूज आता है। बात करते हैं आपके रेट्रोग्रेड मूवमेंट की, तो जो काइनेसिन है वो एंटेरोग्रेड मूवमेंट करवाता है। रेट्रोग्रेड मूवमेंट मतलब पीछे आना, वो सारा काम डाइनिन का होता है। तो आप देख सकते हो कि कुछ प्रोटीन्स जो हैं गोल्जी से वापस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ भी जाती हैं, तो वो सारा मूवमेंट भी आपका डाइनिन की हेल्प से होगा। ओके, एर्गिक आपको याद होगा। तो कई सारे प्रोटीन्स जो हैं वापस रिवर्ट बैक भी करते हैं, कुछ नेगेटिव एंड की तरफ भी आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेट एंडोसोम जो है वो लाइसोसोम से फ्यूज हो रहा है। पिगमेंट ग्रेन्यूल्स हैं, कुछ अर्ली एंडोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया भी अगेन मूवमेंट कर सकता है सेल के अंदर कहीं भी। तो इन सब के मूवमेंट के अगर माइनस एंड की तरफ करना है तो डाइनिन काम आएगा, प्लस एंड की तरफ करना है तो काइनेसिन काम आएगा। क्लियर है गाइस सभी को? यस, ओके। तो ये जनरल रिएक्शन है, आप इसमें देख सकते हो कि ऐसे लगेगा जैसे कोई शीर्षासन करके पैरों के ऊपर सामान रख के लेके जा रहा है। तो सेम तरीके से मूवमेंट करता है काइनेसिन। तो एटीपी बाउंड स्टेट में ये अपना एक पैर ऊपर रखता है, मतलब एक एंड जो है ग्लोबुलर हेड का वो अटैच नहीं होता है, एक एंड ही होता है। तो एक एंड हवा में रहता है अगर वो एटीपी बाउंड स्टेट में है। जैसे ही एटीपी हाइड्रोलाइज होगा दोनों अटैच हो जाएंगे। अब फिर अगेन एटीपी एटीपी, अच्छा मैंने उल्टा बोल दिया,
दोबारा सुनना, जो आपका एटीपी बाउंड स्टेट है उसमें दोनों पैर जमीन पर रहते हैं, बोथ लेग्स, मैं लेग्स नहीं बोलूँगा, हेड बोलूँगा यहाँ पे, क्योंकि ग्लोबुलर हेड अटैच होता है, बोथ हेड ऑन माइक्रोट्यूब्यूल। अगर एटीपी इन्वॉल्व है तो जैसे ही एटीपी का हाइड्रोलिसिस होगा एटीपी बाउंड स्टेट में उसका वन हेड जो है वो एसोसिएटेड रहेगा आपके माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर, दूसरा जो है वो रिलीज हो जाएगा। तो आप देख रहे हो कि एटीपी बाउंड स्टेट में दिस एंड दिस दोनों माइक्रोट्यूब्यूल के ऊपर हैं, जैसे ही एटीपी हाइड्रोलाइज होगा एक ऊपर हो जाएगा, अब ये आगे जाएगा ऐसे, अब जैसे ही अगेन एटीपी बाउंड करेगा ये यहाँ आके बाइंड हो जाएगा। तो जिस तरीके से चार्ली चैपलिन मूव करते थे सेम तरीके से ये भी मूवमेंट करेगा। तो माइक्रोट्यूब्यूल का अटैचमेंट होगा, एटीपी बाइंडिंग होगा तो दोनों पैर जमीन पे आ जाएंगे, एटीपी हाइड्रोलिसिस करते ही एक पैर ऊपर हो जाएगा, एडीपी फॉस्फेट रिलीज होगा, माइक्रोट्यूब्यूल का डीअटैचमेंट होगा, अगेन एटीपी बाउंड होगा, अगेन वो मूवमेंट करेगा और ये प्लस एंड की तरफ कर रहा है, इसलिए कौन सा प्रोटीन है ये, काइनेसिन। माइनस की तरफ करता तो ये डायनिन होता। अब बात करते हैं इनिबिटर्स की, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला कॉल्किसीन, ये इनिबिटर अपन ने देखा है कहीं पहले, कौन बता सकता है क्या काम करता है, कहाँ यूज इसका काम आया था, कहाँ पे देखा था इसको अपन ने? कहाँ देखा था इसको? इनहेरिटेंस में। ओके, क्या करता है वहाँ पे? सेल साइकिल में देखा था। ओके, तो क्या काम आया था उसका वहाँ पे? सेल साइकिल तो मैंने कराया भी नहीं है अभी। डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम करता है ये, याद है आप लोगों को? क्रोमोसोम्स के नंबर को डबल कर देता है ये एक एल्कलॉइड होता है जो ऑटम क्रोकस प्लांट से मिलता है। ये क्या करता है, ट्यूबुलिन के मोनोमर से बाइंड करता है, अल्फा बीटा ट्यूबुलिन से, और इनिबिट करता है उनके असेंबली को। तो अगर आप असेंबली नहीं होने दोगे, एक प्रोटोफिलामेंट नहीं बनेगा, तब तक माइक्रोट्यूब्यूल नहीं बनेगा। तो उसकी एक्टिविटी को इनिबिट करता है, सब यूनिट्स को बाइंड नहीं होने देता है, प्रोटोफिलामेंट के सिंथेसिस को ये प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट इज नोकोडेजोल, ये एक बेंजीमेडाजोल होता है। इट इज एन एक्सपेरिमेंटल ड्रग दैट इनिबिट द माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली जस्ट लाइक योर कॉल्किसीन। फिर नेक्स्ट है विनब्लास्टीन एंड विनक्रिस्टीन, ये भी एल्कलॉइड होते हैं, ध्यान रखना मोस्टली एल्कलॉइड ही होते हैं। ये पेरीविंकल प्लांट से मिलते हैं, इनका काम अगेन माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली को इनिबिट करना होता है। तो माइक्रोट्यूब्यूल के मूवमेंट को अगर मैं इनिबिट करूंगा तो इसका सबसे बड़ा रोल क्या होता है आपके कैंसर प्रिवेंशन में। तो ये कैंसर के अंदर ड्रग्स जो देते हैं उनके अंदर मोस्टली इनिबिटर होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल के। बेस्ट एग्जाम्पल इज टेक्सोल। टेक्सोल एक ये ट्यूब्यूल्स के साथ में बाइंड करता है एंड स्टेबलाइजेज देम, मेकिंग इट एन एंटी कैंसर ड्रग फॉर ब्रेस्ट एंड ओवेरियन कैंसर बिकॉज इट इनिबिट्स दी सेल डिवीजन। क्योंकि आप सबको पता है कि सेल डिवीजन होता है तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का मूवमेंट होना जरूरी है, उनका एक्सटेंशन होना जरूरी है। वो जब तक खींचेंगे नहीं तब तक सेल जो है वो डिवाइड नहीं होने लगेगा। तो उसके लिए उसको प्रिवेंट करने के लिए स्टेबलाइज कर देते हैं, उनके मूवमेंट को स्टेबलाइज करते ही टेक्सोल आपका सेल डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड नहीं होगा तो कैंसरस नहीं बनेगा। तो जब आप एंटी कैंसर ड्रग्स देखोगे तो उसमें आपको टेक्सोल भी मिलेगा। ओके गाइज, ये 4 नाम याद रखना, 5 नाम याद रखना आप, कॉल्किसीन, नोकोडेजोल, विनक्रिस्टीन, विनब्लास्टीन एंड टेक्सोल। ये 5 इंपॉर्टेंट हैं एंड मोस्टली ये सारे जो हैं माइक्रोट्यूब्यूल की असेंबली को प्रिवेंट करते हैं। टेक्सोल सेल डिवीजन को इनिबिट करता है, मोस्टली यूज्ड इन दी एंटी कैंसर ड्रग्स। नेक्स्ट इज माइक्रोफिलामेंट। फिलामेंट्स मैंने बताया था कि ये एक्टिन जो फिलामेंट्स होते हैं उनको अपन माइक्रोफिलामेंट में कंसिडर करते हैं। एक फिलामेंट की अगर मैं बात करूँगा एक्टिन का तो वो ग्लोबुलर होता है, इसलिए अपन उसको जी एक्टिन कहते हैं। अगर ये मल्टीपल एक्टिन अटैच होंगे एक के बाद एक तो क्या बन जाएगा, ये एक फिलामेंट बन जाएगा, तो अपन इसको कहेंगे एफ एक्टिन। ओके, तो ये जी एक्टिन एफ एक्टिन के नाम देखो तो उस हिसाब से रखा गया है ये। दीज आर सॉलिड रॉड बिल्ट एज अ ट्विस्टेड डबल चेन ऑफ एक्टिन सबमेट। तो एक्टिन की एक है, दूसरी चेन जो है वो इसके अराउंड ऐसे रोटेट हो जाएगी। इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर मोटाइल प्रोसेस लाइक मूवमेंट ऑफ वेसिकल्स, फेगोसाइटोसिस, साइटोकाइनेसिस एंड मेजॉरिटी इन प्लांट्स। तो जहाँ पे भी
यहाँ पे देखो लोकोमोशन ऑफ WBC एंड अमीबा। WBC का लोकोमोशन कहाँ करना होता है? आपकी जो ब्लड है कैपिलरीज, मान लो यहाँ आपका ये हाथ है, इसके अंदर से ये आपकी एक ब्लड कैपिलरी जा रही है, यहाँ पे आपको चोट लग गई, किसी ने चाकू मार दिया ऐसे तीखा, चाकू लग गया तो आपके यहाँ पे इंजरी हो गई। इंजरी हो गई तो WBC को जाना जरूरी है इन्फेक्शन चेक करने के लिए, किसी बाई चांस कोई फॉरेन पैथोजन आ गया तो उसको किल करने के लिए। तो इसका मूवमेंट WBC का इसके अंदर से यहाँ ले जाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो मूवमेंट है ये आपका माइक्रोफिलामेंट की हेल्प से होता है। WBC मान लो इस शेप का है, तो जो आपके माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो इधर अलाइन होंगे और इसको पुश करेंगे इधर मूवमेंट, तो इधर पुश करेंगे तो थोड़ी देर में आपका ऐसा बन जाएगा WBC। तो ये ईजीली यहाँ से निकलने के लिए निकल सकता है, क्योंकि ये थोड़ा सा तीखा हो गया है। तीखा हो गया तो ये आपकी कैपिलरी के अंदर से निकल सकता है। निकलने के बाद में वो जहाँ भी इन्फेक्शन हुआ है वहाँ तक जा सकता है और अपना एक्शन कर सकता है। तो ये जो WBC का लोकोमोशन हुआ है इन्फेक्शन की साइट पे, उसके अंदर माइक्रोफिलामेंट्स हेल्प करते हैं। मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो देते ही हैं, जैसे अपन ने कहाँ पे देखा था, माइक्रोविलाई में। तो ये स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क में भी काम आते हैं। इट ऑल्सो लिंक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स टू साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन्स। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स, मान लो ये सेल है, यहाँ पे एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, वो अगर अटैच नहीं होगा अंदर किसी चीज़ से तो फिर वो छूट के बाहर भी जा सकता है या फिर अंदर भी गिर सकता है। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अंदर उसका एसोसिएशन होना जरूरी है, वो माइक्रोफिलामेंट से ही होता है। अलॉन्ग विद दैट सिग्नलिंग में भी हेल्प करता है। सिग्नलिंग मतलब मान लो कोई रिसेप्टर आया, कोई सिग्नल आया, वो रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, तो अंदर कोई चीज़ ऐसी होनी चाहिए जो उसको सेंस कर सके या फिर मूवमेंट करवा सके उस सिग्नल का, तो उसके लिए आपका माइक्रोफिलामेंट नेसेसरी होता है। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस। देखा होगा आपने, कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग बनती है सेल के अंदर, वो कॉन्ट्रेक्टाइल रिंग जो है वो माइक्रोफिलामेंट्स का काम होता है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब मान लो ये अमीबा है, मतलब अमीबा में नहीं होता है ये सब, मान लो ये नॉर्मल सेल है आपका, इसको मूवमेंट करना है, तो मूवमेंट के लिए इसके अंदर कुछ सूडोपोडिया जैसा फॉर्मेशन होगा। ये सूडोपोडिया जैसा फॉर्मेशन जो है ये आपके माइक्रोफिलामेंट्स करवाते हैं। माइक्रोफिलामेंट्स ऐसे एक्सटेंड होते हैं इनके अंदर, तो ये स्ट्रक्चर जनरेट होती है। इट ऑल्सो इंटरेक्ट विद मायोसिन फॉर द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, ये अपन आगे देखेंगे। तो माइक्रोफिलामेंट्स की अगर मैं बात करूं तो उसका मोटर प्रोटीन होता है मायोसिन। मायोसिन अलग अलग तरीके के होते हैं। मायोसिन का जो टेल रीजन है, ये देखो आप, हेड, नेक और टेल, टेल रीजन बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है। तो आप इसमें देखोगे मायोसिन 2 में टेल बहुत बड़ी है, मायोसिन 1 में टेल है ही नहीं, जबकि मायोसिन 5 में थोड़ी सी टेल है, मायोसिन 6 में थोड़ी सी टेल है। ये याद रखना आप कि मायोसिन 1 में टेल नहीं होती है। तो अगेन इसके पास में ग्लोबुलर हेड होता है, कुछ नेक होती है और एक टेल होती है। एक्टिन बाइंडिंग साइट्स होती हैं आपकी हेड के अंदर मायोसिन के, और ये एक्टिन से एसोसिएटेड होती हैं, मूवमेंट करवाती हैं एक्टिन का, या फिर कोई भी चीज़, अदर चीज़, मस्कुलर मूवमेंट में मोस्टली हेल्प करते हैं ये। तो इसको और डिटेल में देखोगे आप, ट्रोपोमाइसिन क्या होता है, ट्रोपोनिन क्या होता है, एक्टिन क्या होता है। तो ये डायग्राम समझो आप। सबसे पहली चीज़ इस डायग्राम में, फर्स्ट वाला, कुछ गोल गोल फिलामेंट्स हैं, एक्टिन के फिलामेंट्स हैं, ध्यान देना। ये एक्टिन के फिलामेंट जो है एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर से बाउंड है, रेड कलर की रॉड है ये, इस रॉड को अपन कहते हैं ट्रोपोमायोसिन, और एक्टिन फिलामेंट जो है वो ट्रोपोमायोसिन से बाउंड है। उसके अलावा बीच में आपको कुछ सेल लाइक आरबीसी लाइक स्ट्रक्चर्स दिखेंगे। ये आरबीसी लाइक स्ट्रक्चर्स अब ट्रोपोनिन प्रोटीन होता है, तो इट इज़ ट्रोपोनिन, इट इज़ ट्रोपोमायोसिन। तो ट्रोपोमायोसिन का काम होता है कि ये मायोसिन बाइंडिंग साइट्स को पैक करके रख रखा है अभी इन्होंने। अब क्या होगा, कैल्शियम आएगा, क्योंकि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है, कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो कैल्शियम जो है वो आपका बाइंड करता है ट्रोपोनिन पे, और उन साइड, वो जो साइड्स वो जो साइट्स होती हैं जहाँ पे मायोसिन बाइंड करेगा, उनको एक्सपोज कर देता है। तो आप देख रहे हो इस नेक्स्ट डायग्राम में, कैल्शियम के बाइंड होने की वजह से ट्रोपोमायोसिन के अंदर कुछ चेंज आया, उसकी वजह से आपके जो हेड हैं एक्टिन के वो एक्सपोज हो गए हैं। अब एक्सपोज होते ही ट्रोपोनिन कैल्शियम कॉम्प्लेक्स पुल्स दी ट्रोपोमायोसिन अवे, एक्सपोजिंग दी मायोसिन बाइंडिंग साइट्स। आपका मायोसिन बाइंड करेगा और मस्कुलर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल करेगा। तो अगेन इस चीज़ में आप देखोगे कि एटीपी हाइड्रोलाइज्ड व्हेन मायोसिन हेड इज अनअटैच्ड। यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइज हो चुका है और ये अनअटैच्ड है भी, बट एटीपी बाउंड स्टेट में ही ये अटैचमेंट कर लेगा हेड के साथ में, क्योंकि कैल्शियम आ चुका है। एडीपी प्लस फॉस्फेट आर बाउंड टू मायोसिन,
एज मायोसिन हेड अटैचेस टू एक्टिन, एक्टिन से अटैच हो गया है। अब एडीपी प्लस फॉस्फेट रिलीज कॉजेज हेड टू चेंज द पोजीशन एंड एक्टिन फिलामेंट टू मूव। अब आपने यहाँ क्या देखा, एडीपी जो है वो हट गया है, मतलब एडीपी का भी रिमूवल हो चुका है, वो अपनी पोजीशन से चले गए हैं और उसकी वजह से आपको मूवमेंट मिला है। तो यहाँ पे एटीपी हाइड्रोलाइसिस की वजह से मूवमेंट नहीं मिलता है, यहाँ पे जो मूवमेंट मिलता है वो मिलता है एडीपी के रिलीज होने की वजह से। मायोसिन से एडीपी रिलीज हो जाता है तब मूवमेंट मिलता है आपको। अब अगेन ये इस स्ट्रक्चर में पड़ा रहेगा जब तक एटीपी नहीं आएगा। तो जैसे ही एटीपी आएगा ये अपने नॉन बाउंडिंग स्टेट में आ जाता है। अब एटीपी क्या होगा, हाइड्रोलाइज होगा, एडीपी फॉर्म में आ गया। अब ये अटैच भी होगा और मूवमेंट भी कराएगा, अटैच भी होगा और मूवमेंट भी कराएगा। अगेन एटीपी आएगा, अगेन ये प्रोसेस जो है अल्टीमेटली चलता रहेगा जब तक आप मसल को कॉन्ट्रैक्ट करते जा रहे हैं। ये समझ में आया सभी को, मस्कुलर मूवमेंट। ध्यान रखना ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन इनका क्या रोल होता है, एक्टिन का क्या रोल है, मायोसिन का क्या रोल होता है। तो मायोसिन एक मोटर प्रोटीन होती है जो कुछ इस तरीके की होती है, जो आपके माइक्रोफिलामेंट से एसोसिएटेड होती है। तो ये आपके मायोसिन फिलामेंट्स हैं लंबे लंबे, और ये आपका माइक्रोट्यूब्यूल है। सिर्फ एडीपी फॉर्म में मूव करेगा मायोसिन, और एडीपी फॉर्म में ही वो बाउंड करेगा एक्टिन के साथ में। एटीपी जैसे ही अटैच होगा वो डिटैचमेंट कर देगा, वो डिटैच हो जाएगा एक्टिन से। ओके पूनम, एटीपी बाउंड स्टेट में वो डिटैच हो जाता है, एडीपी बाउंड स्टेट में वो बाइंड होता है और मूवमेंट भी करता है। सेम चीज़ आपने वहाँ देखी इसके मूवमेंट के टाइम। ये एटीपी बाउंड स्टेट में पैर जमीन पर रखता है, एटीपी हाइड्रोलिसिस होती है उठा लेता है पैर। तो इन चीज़ों का आप याद रखना, ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके ऊपर ही क्वेश्चन आ जाते हैं। एटीपी बाउंड स्टेट में क्या होगा, एडीपी बाउंड स्टेट में क्या होगा। तो ये बैंड जो कि पूछते नहीं है बट फिर भी आपको पता होना चाहिए, ये आपकी रिलैक्स्ड स्टेट है। रिलैक्स स्टेट मतलब ये आपका एक सार्कोमियर है। सार्कोमियर होता है आपका जो मसल होता है उसका स्मॉलेस्ट यूनिट होता है सार्कोमियर। इस सार्कोमियर, दो सार्कोमियर के बीच में एक्टिन मायोसिन का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये जो ब्लू कलर वाला है ये आपका एक्टिन है, और ये जो रेड कलर का है ये आपका इसके ऊपर ये जो हेड्स हैं ये मायोसिन के हैं, और ये जो आपकी रेड कलर की रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं ये आपके माइक्रोफिलामेंट है। ये माइक्रोफिलामेंट सार्कोमियर से अटैच होंगे एक प्रोटीन की हेल्प से, एक रिंग लाइक प्रोटीन जिसको अपन टिटिन कहते हैं। अब आप एक चीज़ देखोगे, ये रिलैक्स्ड फॉर्म में है, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में क्या क्या चीज़ कंप्रेस हो रही है। कैन यू टेल मी, आई बैंड, एच बैंड या फिर एम लाइन, इन तीनों में क्या क्या चेंजेस रहे हैं। आई बैंड की बात करते हैं अपन, क्या आई बैंड में कोई चेंज आ रहा है अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ मसल को, और आ रहा है तो क्या चेंज आ रहा है। आई बैंड की बात कर रहा हूँ पहले। डिक्रीज हो रही है लेंथ, छोटा हो गया है वो, डिक्रीज हो गया, लेंथ जो है डिक्रीज हो गई है। व्हाट अबाउट एच बैंड, एच जोन या एच बैंड, ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यस, व्हाट अबाउट एम लाइन, एम लाइन में नो चेंज, नो इफेक्ट। ओके ओके, तो जब आपका एक्टिन जो है, आप एक और चीज़ नोटिस करोगे कि जो अगर मैं बोलूं कि जो आपका टिटिन है वो शॉर्ट हो गया है, तो टिटिन शॉर्ट हो गया तो डिस्टेंस बिटवीन जो एच जोन कम हुआ है, एच जोन इज एक्चुअली डिस्टेंस बिटवीन टू एक्टिन्स, तो दो एक्टिन के बीच का डिस्टेंस कम हो गया। अब अपन पिछले डायग्राम पे जाते हैं। मैंने कहा कि एक्टिन जो है मूवमेंट करेगा मायोसिन की हेल्प से, तो यहाँ पे जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा ये, इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा ये। ओके, यहाँ पे मायोसिन हेड कुछ इस तरीके से होगा, यहाँ पे मायोसिन हेड कुछ इस तरीके से होगा, तो दोनों जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो एक दूसरे के पास में आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि एच जोन जो है वो कंप्रेस होगी, आई बैंड जो है वो कंप्रेस होगा। ओके, जेड लाइन हमेशा, एम लाइन जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता है। ओके गाइज, और यहाँ पे ये आपका माइक्रोफिलामेंट था जो अटैच था प्रोटीन की हेल्प से सार्कोमियर पे, वो टिटिन होता है, और जो आपका एक्टिन है वो किसी प्रोटीन से अटैच होता है सेक्रोमियर, सार्कोमियर से, वो होती है कैप जेड। और एक नाम यहाँ पे जेड डिस्क दे रखा है, जेड डिस्क कुछ नहीं है, सार्कोमियर को ही कहा गया है। तो ये जो जेड है ये आपका पूरा जेड है, ठीक है, ये जेड लाइन, ये जेड लाइन की
जो साइज़ है वो भी शॉर्ट हो चुकी है, ध्यान से देखोगे तो शॉर्ट या फिर डिक्रीज हो गई है। दिख रहा है, पहले यहाँ पे था, अब कम हो गया है। मायोसिन हेड इंक्रीज हुआ है मतलब मायोसिन हेड इंक्रीज नहीं हो रहे हैं यहाँ पे। यस पूनम, व्हाट एग्जैक्टली इज योर डाउट? आई थिंक आप लिख नहीं पा रहे हो क्लियरली या फिर यस टीटिन डिक्रीज हुआ है, बट जो आपका टीटिन तो सिर्फ एसोसिएट कर रहा है मसल को माइक्रोफिलामेंट के साथ में। ओके, माइक्रोफिलामेंट, मायोसिन, एक्टिन, ये सब तो उतने ही हैं। जो चेंज आया है वो टीटिन में आया, टीटिन एक्चुअल अलग प्रोटीन हो गया। मायोसिन हेड तो कांस्टेंट रहेगा ना, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, बस वो मूवमेंट करते हैं, उस वजह से आपको छोटा वो जो आपका सार्कोमियर है उसके बीच में डिस्टेंस कम मिलता है। ये तो सिर्फ एक मसल की बात हो रही है, ऐसे हजारों लाखों, एक मसल के अंदर ही लाखों सार्कोमियर होते हैं। उन लाखों सार्कोमियर में बहुत ज़्यादा चेंज आता है कैल्शियम की वजह से। जब आप मूवमेंट करते हो तब जाके आपका जो पूरा हाथ है वो फोल्ड होता है, तो बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। ओके, इनहिबिटर्स पे जाता हूँ मैं माइक्रोफिलामेंट के। तो आपका फेलोइडिन जो है ये स्टेबलाइज करता है फिलामेंट्स को। फिलामेंट को अगर स्टेबलाइज कर दिया तो मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा तो माइक्रोफिलामेंट मूव नहीं करेंगे, मूव नहीं करेंगे तो अगेन ये कुछ ड्रग्स हैं जो मूवमेंट को स्टॉप करते हैं। ओके, साइटोकैलेसिन ये कैप करता है फिलामेंट के प्लस एंड को। तो फिलामेंट के अगर, अच्छा इस फिलामेंट में भी प्लस और माइनस एंड होते हैं। ओके, कैसे होते हैं वो प्लस और माइनस एंड? जो प्लस एंड होता है, मान लो ये प्लस एंड है और ये माइनस एंड है, तो प्लस एंड के ऊपर रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन हाई होगा, इज हाई। और इधर जो है रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन एंड रेट ऑफ डीपॉलीमराइजेशन वो कम होगा, इज वेरी लो। इस वजह से अपन इसको प्लस एंड कहते हैं, इसको माइनस एंड कहते हैं। ओके, जिधर भी हो उधर आपको जब आप एक्सपेरिमेंट्स करते हो तब आपको पता लगता है। और डीपोलराइजेशन, पोलराइजेशन होता क्या है कि पोलराइजेशन तो आप समझ रहे हो ना, एक्टिन के जो ग्लोबुलर हेड्स होते हैं, एक्टिन सिंगल जो है जी एक्टिन, वो एक के बाद एक बाइंड होता जाता है और एफ एक्टिन में कन्वर्ट होता है। तो जो जी एक्टिन है उसकी रेट पॉलीमराइज होने की, मतलब अटैच होने की उस चेन के, और उस चेन से डिटैच होने की, वो होता है प्लस एंड माइनस एंड। तो वो पॉलीमराइजेशन एंड डीपॉलीमराइजेशन होता है। जहाँ पे रेट ज़्यादा हो रही है वहाँ पे अपन उसको हाई रेट में देखते हैं, जहाँ पे कम हो रही है वहाँ पे अपन लो रेट में देखते हैं, माइनस एंड पे देखते हैं। ये सेल डिवीजन जब अपन करेंगे तब दोबारा आएगी, तब आपको याद दिलाऊंगा मैं। ओके, तो ये कैप करता है फिलामेंट्स के प्लस एंड को और उसके मूवमेंट को अगेन रेस्ट्रिक्ट करता है, मतलब पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन एंड को ये बंद कर रहा है। एक है स्विन होलाइड, स्विन होलाइड इज सीवियर्स द फिलामेंट, उसके अंदर कुछ ब्रेक्स कर देता है जिससे अगेन आपको डिफेक्ट मिलता है माइक्रोफिलामेंट्स के अंदर। देन लेट्रोनसुलिन, लेट्रोनसुलिन एक्चुअली ये पॉलीमराइजेशन को बाइंड करता है, अगेन ये प्लस माइनस दोनों एंड पे काम करता है। ये टेक्सोल वगैरह अपन देख चुके हैं, इसको आप अलग से दोबारा देख लेना, बट इसमें से भी आपको जस्ट आइडिया होना चाहिए इन नाम्स का, क्योंकि देखो आप एमसीक्यू पेपर करने जाते हो तो आपको रटने से ज़्यादा आइडिया होना ज़रूरी है। आइडिया एज इन कि आपकी नाम दिमाग में होनी चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ है, तो वहाँ पे जब आप ऑप्शंस देखोगे तो आप इजीली क्लिक टच रिकॉल कर सकते हो इन चीज़ों को, क्योंकि आप रट के जाओगे तो मे बी याद आए नहीं आए। तो आपको अगर पता है कि हाँ कुछ था, कुछ साइटोचैलिसिन था, कुछ फेलोइडिन था, 3 नाम के आगे IN आ रहा है, ध्यान देना, तो ऐसा हो सकता है। ओके, जबकि जो आपके माइक्रो ट्यूब्यूल्स थे उनके किसी में भी आपको कुछ इन मिलेगा, मोस्टली ऑल मिलेगा या फिर ऑल मिलेगा, इन नहीं मिलेगा, तो आप इस बेसिस पे डिफाइन कर सकते हो। तो जब आपको क्वेश्चन देंगे कि इनमें से कौन सा इनहिबिटर माइक्रोफिलामेंट का नहीं है, तो आपको इन 8-10 में से ही 4 ऑप्शन मिलेंगे।
तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आपको पता है कि कौन से एक्टिन वाले हैं और कौन से माइक्रोफिलामेंट माइक्रोट्यूब्यूल वाले हैं, तो आप इजीली गेस कर सकते हो। ओके, वैसे भी 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो आप वहाँ पे इन चीज़ों को टारगेट कर सकते हो। ये इनहिबिटर हो गए माइक्रोफिलामेंट के। अब अपन चलते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के ऊपर। इंटरमीडिएट फिलामेंट सभी ऑर्गेनिजम्स में मिलते हैं ये। हाउएवर इंटरमीडिएट फिलामेंट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू सेल मोर्टेलिटी। ये सिर्फ स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क के लिए होते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। 10 टाइम्स ज़्यादा होते हैं ये माइक्रोफिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल से। दे आर वेरी स्टेबल एंड इवन आफ्टर एक्सट्रैक्शन विद सॉल्यूशंस कंटेनिंग डिटर्जेंट एंड हाई कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट दे रिमेन इंटैक्ट। तो इनको तोड़ना बहुत मुश्किल है। आप कितना भी डिटर्जेंट डाल दो, कितना भी आप सॉल्ट डाल दो, ये सब इंटैक्ट रहेंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि ये हाई कॉम्प्लेक्स होते हैं प्रोटीन्स के। प्रोटीन की एक चेन नहीं, कम से कम 8, 10, 16, 20 चेन जो है वो मिलके बनाती हैं, इसलिए इतनी स्ट्रांगनेस आती है इसके अंदर। IF सब यूनिट्स आर अल्फा हेलिकल रॉड दैट असेंबल इनटू अ रोप लाइक फिलामेंट्स। तो इसकी असेंबली आप देख सकते हो, ये N टर्मिनस एक प्रोटीन का, ये C टर्मिनस एक प्रोटीन का, ये मोनोमर है, ये मोनोमर डाइमर बनाते हैं। अगेन ये रॉप लाइक स्ट्रक्चर हो गया। अब 2 डाइमर आते हैं, टेट्रामर बनाते हैं। अब ये दोनों जो हैं अगेन इस तरीके से असेंबल होते हैं। टेट्रामर जो है असेंबली इस तरीके से हो चुकी है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे 45 नैनोमीटर इनका डायमीटर था, इंक्रीज हो रहा है, 60 में हो गया। 60 में टेट्रामर बना रहा है। अब ये टेट्रामर्स एक दूसरे के ऊपर अरेंज होंगे और एक यूनिट लेंथ फिलामेंट बनाएंगे। उस फिलामेंट की लेंथ 60 नैनोमीटर है। फिर आपका जो मेन फिलामेंट बनेगा, अब ऐसे फिलामेंट्स बहुत सारे अरेंज होंगे लाइन से, आपको 240 नैनोमीटर का एक फिलामेंट मिलेगा। यही फिलामेंट आगे जाके इंटरमीडिएट फिलामेंट बनाता है। कहाँ पे यूज़ होता है इसका? ये सारे एग्जांपल्स हैं इंटरमीडिएटरी फिलामेंट के। जो नाम आपने सुना है वो है न्यूक्लियर लैमिनिन्स, लैमिनिन ए, लैमिन बी, लैमिन सी। ये कहाँ पे मिलते हैं? न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं सभी सेल्स में। दे फॉर्म द न्यूक्लियर स्कैफोल्ड टू गिव द शेप टू द न्यूक्लियस। तो इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं वो आपके न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं और वो लैमिन प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा विमेटिन, ये फाइब्रोब्लास्ट्स के अंदर होते हैं। मिज़िलकाइमल सेल्स आई के लेंस के अंदर सेल शेप को मेंटेन करते हैं। और जो और कौन से इंपॉर्टेंट है? बस ये 2 इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा भी आपको केराटिन प्रोटीन, यस केराटिन प्रोटीन अगेन इंटरमीडिएटरी फिलामेंट होता है। इंटरमीडिएट प्लांट में नहीं होते हैं। ओके, प्लांट में, ओके पूनम ने पूछा है, ये प्लांट में होते हैं पूनम। ओके, प्लांट के अंदर भी साइटोस्केलेटन जरूरी है, वहाँ पे भी आपका सेल डिवीज़न होता है, वहाँ पे भी इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। ओके, स्ट्रक्चरल और मोस्टली जो सेल वॉल है वो इससे एसोसिएटेड होती है, जिससे कि जो फ्रेमवर्क है वो मेंटेन रहे। ओके, तो केराटिन प्रोटीन जो अपन ने, अच्छा गेट में आया था कि क्यों नहीं होता है देखो इंटरमीडिएटरी फिलामेंट जो है वो काफ़ी सारे तरीके के होते हैं। अब उस क्वेश्चन में, वो मैंने क्वेश्चन मेरे को पता नहीं है, बट अगर आप मेरे को भेजना, मैं आप उस क्वेश्चन का बताऊंगा कि ये क्यों गलत है क्यों सही है। वो क्वेश्चन स्लाइटली अलग था, आई विल टेल यू। ओके, रही बात प्लांट्स की, तो प्लांट्स में इंटरमीडिएट फिलामेंट्स अगर आप मतलब डिटेल स्टडी करोगे तो उनको अपन इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं कहने के बजाय कुछ और कहते हैं। ऐसा नहीं है कि होते नहीं, क्योंकि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बहुत ज़रूरी है, भले वो प्लांट हो या एनिमल हो। तो वहाँ पे कुछ नाम अलग होता है, अभी मेरे को याद नहीं है क्या नाम होता है, आई विल टेल यू। हाँ, ऐसे इंटरमीडिएट फिलामेंट नहीं कहते हैं उनको, ये चीज़ मेरे को पक्का है। ओके, ओके नेक्स्ट है आपका प्लेक्टिन। प्लेक्टिन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। प्लेक्टिन एक्चुअली इसके 2 एंड होते हैं। इस प्लेक्टिन को आप ध्यान से देखो, ये प्लेक्टिन के पास में एक हेड और दूसरा हेड है, 2 हेड होते हैं। एक हेड जो है वो हमेशा इंटरमीडिएटरी फिलामेंट से बाइंड होता है और दूसरा हेड जो है इट कैन बाइंड टू इंटरमीडिएटरी फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट, तीनों से बाइंड हो सकता है। तो प्लेक्टिन एक्चुअली, ये जो प्रोटीन्स हैं, प्लेक्टिन एक ग्लू की तरह बिहेव करता है। ग्लू मतलब वो 2 चीज़ों को चिपका के रखता है। तो इस डायग्राम में आप देख रहे हो कि ECM के अंदर कुछ प्रोटीन्स हैं जो मेम्ब्रेन के साथ एसोसिएटेड है सेल के अंदर, और इंटरमीडिएट फिलामेंट्स जो हैं वो आपके सेल के अंदर है। मतलब ये वाले जो ब्राउन कलर के हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जो सेल के अंदर है। प्लेक्टिन जो है इनको एसोसिएट कर रहा है सेल मेम्ब्रेन के साथ में। तो मैंने बताया था कि इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन जो है उससे अटैच रहते हैं आपके इंटरमीडिएटरी फिलामेंट्स या फिर माइक्रोफिलामेंट्स या फिर माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो उनको हेल्प करता है प्लेक्टिन।
तो प्लेक्टिन का काम क्या है, इन सब के साथ एसोसिएशन करना, कोई भी सिग्नल का, कोई भी रिसेप्टर का, मैट्रिक्स के साथ जो भी है। तो आप ये देख सकते हो ये हेमीडेस्मोसोम है। हेमीडेस्मोसोम्स एक्चुअली सेल टू ईसीएम का कनेक्शन करते हैं। 4th यूनिट का टॉपिक है, अपन हेमीडेस्मोसोम को डिटेल में देखेंगे। फोकल एडिशन कॉन्टेक्ट्स भी अपन डिटेल में देखेंगे उस टाइम। अगेन यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल है, तो कुछ भी हो सकता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएटरी फिलामेंट, ये सबके साथ एसोसिएशन करता है इंटरमीडिएट आपका प्लेक्टिन, बट एक एंड इसका हमेशा अटैच रहता है इंटरमीडिएटरी फिलामेंट्स के साथ। क्लियर है गाइस ये प्लेक्टिन का कंसेप्ट। अब ये चार्ट है, इसके अंदर आपको माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएटरी फिलामेंट और माइक्रोट्यूब्यूल का डिफरेंस दे रखा है। स्लाइड को पॉज करना और इसको समझने की कोशिश करना, क्या क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, क्या चीज़ अपन ने पढ़ी है, क्या नहीं पढ़ी है, कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी है, वो सब आप देख लेना। वैसे तो नहीं करी है जहाँ तक मेरे को लग रहा है। ओके, और इसके साथ ही अपन माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह भी ख़त्म कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन सेल डिवीज़न स्टार्ट करेंगे। अब 2 क्लास और मैक्सिमम, उसके बाद अपन सेल बायोलॉजी भी ख़त्म कर देंगे 2nd यूनिट। एंड टुडे आज अपन प्लांट फिजियोलॉजी में सेकेंडरी मेटाबोलाइट स्टार्ट करेंगे। एंड हो सका तो उसको ख़त्म करके मैं स्ट्रेस फिजियोलॉजी भी आज ही ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर वो नहीं हुई तो अपन कल कर लेंगे स्ट्रेस फिजियोलॉजी, तो कल आपकी प्लांट फिजियोलॉजी भी ख़त्म हो जाएगी। ओके, देन यू आर गेटिंग रेस्ट। उस रेस्ट के अंदर आपको सारी यूनिट्स अच्छे से रिवाइज करनी है, जो नोट्स मिस कर दिए हैं वो चीज़ें कवर करनी है। मैं जब मई में वापस आऊँगा आप सबको सारी यूनिट्स कवर होनी चाहिए, अच्छे से कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। क्वेश्चंस कर लेना आप प्रीवियस ईयर के, या फिर मत करना आप, मैं आपको क्विज़ दे दूँगा, वीकली क्विज़ दे दूँगा आपको। अच्छा, क्वेश्चन अभी अटैम्प्ट मत करना, अपन जून में अच्छे से करेंगे कवर। जून में फिर आपका रिवीजन भी हो जाएगा और क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। ओके, तो जस्ट आप रिवाइज करो कंसेप्ट्स को, क्विज़ अटैम्प्ट करो संडे, कुछ मिस कर दिया उसको कवर कर लेना वीक में, और सिलेबस अपना जो भी अभी तक हुआ है वो सारा कवर कर लेना। ठीक है, फिर अपना 5th एंड 13th यूनिट बचेगा जो अपन मई में कर लेंगे, फिर आपका सारा सिलेबस हो जाएगा। ओके, इतना बहुत होता है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। अब इसके अलावा आप पढ़ोगे तो आप खुद को कंफ्यूज करोगे, तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जस्ट जितना पढ़ाया उतना पढ़ो, अच्छे से पढ़ो उसको, डेफिनेटली आप क्लियर कर दोगे। ओके गाइस, एनी डाउट्स इन टुडे सेशन? No? Okay. So thank you very much. See you guys at 9 p.m. Till then, take care.